नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। जीत के बाद बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को पहनाया बागेश्वर उपचुनाव की जीत का सेहरा। कहा कार्यकर्ताओं की जीत का नतीजा, जो कि 5 बार जीता चुनाव। 115 बूथों पर 60% मत हुए प्राप्त। बागेश्वर चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भाजपा ने चुनाव में प्रशासनिक अमले का किया इस्तेमाल। कांग्रेस का बढ़ा 120% वोट बैंक, बताया कार्यकर्ताओं की जीत। उत्तराखंड की विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक हुए पारित। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पूर्व सीएम हरीश रावत का अतिक्रमण हटाओ की आड़ में जनता के शोषण का आरोप। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे मौन उपवास पर करण माहरा, गरिमा दसौनी समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। मानसून के कहर के बाद फिर से प्रदेश के सवारने की कवायद तेज। सतपाल महाराज ने कहा जल्द ही सुधारा जाएगा सड़कों की हालत को। पीडब्ल्यूडी ने जारी किए टेंडर। बागेश्वर की जनता ने विकास के लिए मतदान किया। लगातार 5वीं बार जीत के बाद भाजपा ने बागेश्वर विधानसभा के चुनाव को जीता है। ये कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, जिन्होंने देहरादून में कहा कि वे संतुष्ट है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की वजह से बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। बता दें कि कुल 188 बूथों में से 115 बूथों पर 60% मत प्राप्त हुए हैं। इस बार कम मतदान में भी बीजेपी चुनाव जीती है। प्रत्याशी का बयान भी सुन लेना और कांग्रेस का अंदरूनी बयान भी सुन लेना। आप मैं इस बात को कहता, हमारा सेमीफाइनल लोकसभा शुरू कह रहे थे, हमारी जीत के बाद कार्यकर्ता उत्साह खड़ा होता है और हम आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर 5 लोकसभा जीतने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बागेश्वर उपचुनाव में हुई हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा की नैतिक हार हुई है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में पूरे प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस का 20% वोट बैंक बढ़ा है। उन्होंने बागेश्वर की हार नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की जीत बताया। इसके साथ ही उन्होंने डेंगू को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उस पर कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है और चुनाव कमीशन ने भी देखा है कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया, जो अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं पत्रकारों को प्रेस करने से रोका गया। माले और जितने हमारे अन्य दल के लोग वहां आए थे वो प्रेस करना चाहते थे, उनको प्रेस करने से रोका गया। तो निश्चित ही प्रशासन का इस्तेमाल बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, लेकिन बीजेपी का ये की नैतिक हार है और मैं मानता हूं कि 2024 के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा में मदन मोहन उपाध्याय दीनदयाल महाविद्यालय द्वाराहाट में हिंदी दिवस पखवाड़ा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, समूह नृत्य के साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही एनसीसी कैडेट्स को संस्थान का नाम ऊंचा करने के लिए सम्मानित किया गया।
दिवस हम पखवाड़ा मनाया जा रहा है, क्योंकि 14 सितंबर को हमारे यहाँ एग्जामिनेशन हो रहे हैं। इससे पहले ही हमारे हिंदी विभाग के डॉक्टर निशा आर्य ने विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न कराई हैं, जिसमें 5 सितंबर को मेहंदी प्रोग्राम, 8 सितंबर को आपके ये रंगोली प्रोग्राम, और आज जो है 9 सितंबर को जो है विभिन्न कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, और छात्रों को जो स्थान पाए हैं मेहंदी, रंगोली और एकल नृत्य प्रोग्राम में, उनको विशेष प्रमाण पत्र और उनके साथ पारितोषिक दिया गया। दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार सभी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदी को भी अधिक महत्व देना चाहिए। और आज के समय में हर भाषाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है, परंतु हिंदी भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और अगर हम राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बोलेंगे तो हम ये राष्ट्रीय कैसे कहला सकता है। इसलिए हिंदी को अधिक महत्व देना चाहिए, और जिस प्रकार अंग्रेजी को लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसी प्रकार हिंदी को भी अधिक महत्व दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोटवा तुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक हाथी आ गया। आपको बता दें कि इस दौरान राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। दोनों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को देखकर हाथी गुस्से से आग बबूला हो गया और लोगों के पीछे दौड़ने लगा। लोग हाथी को अपनी तरफ दौड़ता देख इधर उधर भागने लगे, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां मौजूद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंची टीम ने बड़ी मुश्किल से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद आवाजाही शुरू हुई। उत्तराखंड में इस साल मानसून ने अपना कहर बरपाया है। हालत ये रही कि प्रदेश भर की सड़कें जो है कई जगहों पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। फिर चार धाम यात्रा मार्ग की बात करें या फिर वो मार्ग जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं, सभी जगह बड़ी संख्या में नुकसान सामने आया है। एक आंकड़े की माने तो प्रदेश सरकार को सिर्फ सड़कों की वजह से लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मानसून अब लगभग जा चुका है। ऐसे में हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सड़कों की हालत को जल्द ही सुधार दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और हम जल्द ही प्रदेश की सड़कों की हालत को पूरी तरह से सही कर देंगे। क्या हालात है, किस तरह? मानसून समाप्त हो गया है। मैंने निर्देश दे दिए हैं सचिव को कि सभी जगह जो है तैनाती की जाए और सड़क का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। टेंडर हो रहे हैं और हम सड़क को चुस्त दुरुस्त करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि पहाड़ के ऊपर क्षेत्र में तो मैं खुद ही गया था, अभी बागेश्वर गया था, तो ऊपर की सड़कें ठीक हैं, पर जहां पर नाली की निकासी नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होती, वहां पर सड़क टूट जाती है, रोड कर जाती है। और खास करके बद्रीनाथ मार्ग भी काफी खस्ता हालत में है, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। और जगह जगह जहां भी अवलांच होता है वहां पर हमारे जेसीबी तैनात हैं और रास्ता खोल देते हैं। विधानसभा के सत्र को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष विपक्ष पर व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष और सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने कहा कि विपक्ष हमेशा सदन को सुचारू रूप से चलने में सहयोग देता है, लेकिन जब सरकार के पास कुछ नहीं होता तो वह व्यवधान उत्पन्न करके सदन की कार्रवाई बाधित करता है। अक्सर देखने में आता है ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष से ही व्यवधान पैदा करता है, क्योंकि वो सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए सदन को बाधित करते हैं और सदन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन हमने हमेशा, जो जनता ने हमें
जिम्मेदारी दी है विपक्ष की भूमिका निभाने की, हमने उस ईमानदारी से उस भूमिका का निर्वहन किया है और आगे भी बहुत समय जो यहाँ के मसले हैं, यहाँ के मसलात हैं, यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ के ज्वलंत प्रश्न हैं, उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय वायुसेना के होनहार अधिकारी विंग कमांडर अनुपम गुसाई की लेह लद्दाख में निधन हो गया है। विंग कमांडर अनुपम राफेल के पहले टेक्निकल अधिकारी थे जो कि फ्रांस में ट्रेनिंग लेकर आए थे। विंग कमांडर अनुपम गुसाई के परिजनों में शोक की लहर है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विंग कमांडर अनुपम गुसाई के आवास में पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत ही दुख का विषय है। कैबिनेट मंत्री जोशी ने बताया कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार विंग कमांडर गुसाई के परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद सरकार उन्हें देने का काम करेगी। दुख की बात है कि हमारा जाबाज विंग कमांडर अनुपम गुसाई जो भारत के उससे पहला वो था जो राफेल की टेक्निकल ट्रेनिंग करके आया था और टेम्परेरी ड्यूटी पर लेह गया था। सुबह 8 बजे दोनों भाइयों ने साथ नाश्ता किया। इनके भाई भी नागा में हैं, कर्नल हैं, और अचानक हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु की हमें छोड़कर चले गए। देश के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे संकट की घड़ी में प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। और इसी के साथ अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। एमडीडीए ने देहरादून में इमारतों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत फसाड पॉलिसी एमडीडीए लाया है, जिसके तहत अगर कोई इस पॉलिसी के तहत उत्तराखंड आर्किटेक्चर के तहत निर्माण करवाएगा तो उन्हें एक फ्लोर और एक निर्माण की अनुमति मिलेगी। वहीं एमडीडीए वीसी की माने तो इन्वेस्टमेंट समिट से पहले देहरादून का रंग रूप बदलने का काम एमडीडीए करेगा। देखिए, इन्वेस्टर समिट में जो शहर के सौंदर्यीकरण का काम है उसके लिए एमडीडीए को अधिकृत किया गया है और हमने पूरे शहर को, जो हमारी पूरे शहर की 12 मुख्य सड़कें उनको लिया है, जोलीग्रांट से रिस्पना तक की रोड को भी लिया है। उसका हमने टेंडर भी कल आमंत्रित कर दिया है और डीपीआर भी बन गई है। और शीघ्र ही हम इसको निविदा खोल करके जो इसका रंगाई पुताई का है, साइनेज का है, फुटपाथ का है, लैंडस्केपिंग का है, डिवाइडर का है, वो सारे काम हम समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। जो एमडीडीए की बैठक हुई थी उसमें एक तो फसाड पॉलिसी को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। जो हमारा उत्तराखंड का आर्किटेक्चर है उसको हम लोग अनुमोदन कराए उसका बोर्ड में, और उसकी जो फसाड लेकर के आएगा उसको एक फ्लोर हम एक्स्ट्रा देंगे। इसी तरह रेजिडेंशियल और कमर्शियल में भी है, तो निश्चित रूप से जो शहर का एक लुक आना चाहिए उसके बाद आएगा। रुड़की के पिरान कलियर में 16 तारीख से शुरू होने वाले 755वें उर्स की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कलियर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने भी सभी अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेट दे दिया है कि शाम तक सभी लोग अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो जेसीबी के द्वारा उसे भी हटा दिया जाएगा। आज सुबह से शुरू किया गया अतिक्रमण हटाओ कार्य धनोरी रोड बड़े इमाम साहब तक पहुंचा। बहुत से लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, बाकी जिन लोगों ने अतिक्रमण खुद नहीं हटाया था प्रशासन ने जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण हटाया। आगे भी लोगों को चेतावनी दे दी गई कि अगर किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा और मेले के बाद भी अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय रुड़की के आदेशानुसार ये मेला क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। इरिगेशन की टीम, सिंचाई विभाग हो गया, नगर पंचायत है, दरगाह प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जो मेला क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको मेला के दृष्टिगत मेला सुचारू रूप से संपन्न हो उसके दृष्टि से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामलों ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है। अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12 लोगों की मौत पूरे उत्तराखंड में हो चुकी है और वहीं 589
मामले डेंगू के निकलकर सामने आ चुके हैं। चिंता का विषय ये है कि केवल राजधानी देहरादून में ही 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। वहीं नगर निगम भी लगातार डेंगू से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। तो वहीं प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग भी कराई जा रही है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि जिस तरीके से इस बार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने प्रत्येक वार्ड में 8 मशीन फॉगिंग के लिए लगाई है और प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग कर रहे हैं। देखिए, लार्वा नष्ट करने के लिए फॉगिंग के लिए लगातार जो है नगर निगम जो है काम कर रहा है। 8-8, 10-10 मशीनों के द्वारा प्रत्येक वार्डों में जो है ये भी किया जा रहा है। टैंकर से भी जो लार्वा नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं उनको भी इस काम में लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनको लगाया है। तो ये अभी इनको आज 5-5 लीटर जो है केमिकल भी दिया जा रहा है, ताकि जो है जहाँ घर घर वो चेकिंग अभियान में जाएंगे, जहाँ लार्वा मिलेगा उससे उसको नष्ट करने के लिए भी उनको सामग्री दी जा रही है। और मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पे जो है इस काम को नगर निगम कर रहा है और बहुत जल्दी जो है डेंगू पे जो है नियंत्रण हम उसको पाएंगे। लेकिन मैं सभी अपने शहर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारे घर में टंकियां हैं, हमारे घर में जो जहां हमारा पानी इकट्ठा होता है, वहां जो है हम इसको खुद भी इसको चेक करें। डोईवाला में हॉस्पिटलों के द्वारा इलाज और जांच के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर एसडीएम अपर्णा ढोंडियाल ने सख्त रुख अपनाया और डोईवाला क्षेत्र के तमाम अस्पताल और लैब का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा। एसडीएम ने सभी हॉस्पिटल और लैब संचालकों को निर्देश दिए कि जो भी इलाज और जांच की जाएगी वो सरकारी दर से ही की जाएगी। सभी को इलाज और जांच के रेट चस्पा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र के तमाम निजी और सरकारी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण कर वहां पर बेड की स्थिति को जांचा। इस छापेमारी से लैब संचालकों में हड़कंप मच गया। हल्द्वानी में रेरा और विकास प्राधिकरण के विरोध में सैकड़ों किसानों और जमीन से जुड़े हुए व्यापारियों ने बुद्धा पार्क में रेरा और विकास प्राधिकरण के चल रही तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने विरोध के आवाज को बुलंद करने का काम किया। इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे ललित जोशी, संजय किलोरा ने अपनी बातों को मजबूती से रखते हुए कहा कि हल्द्वानी की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग है। ऐसे में यहाँ पर रेरा और प्राधिकरण के लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन जो है अपनी मनमानी चला रहा है, जिसे यहाँ का किसान और जमीन से जुड़ा हुआ व्यवसायी नहीं मानेगा। और वहीं प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। काला कानून किसानों पे, छोटे किसानों पे थोपा जा रहा है। अगर आज खेती, आज भी सोचता कि मेरे पास जमीन है, बुरे वक्त में काम आएगी, और अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो मैं बेचूंगा, या उसकी जैसे शादी होती है घर में, या कभी बीमारी होती है तो। लेकिन आज इस कानून के तहत जो है 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन कोई भी काश्तकार एक अपनी जिंदगी भर में जो है एक बार एक खाते से बेच सकता है, उससे अलावा नहीं बेच सकता। और ये हमारी जमीन, हम उसके मालिक, और आज हमारे लिए ये ऐसा कानून लाया जा रहा है। तो इसके विरोध में जो है आज सारे किसान जो है, जो छोटे किसान हैं, वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अब इनकी समझ रहे हैं बहुत शुरुआत के साथ। हमारी सरकार को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो भीड़ दिनों दिन बढ़ती हुई जो भीड़ है, जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी जमीन छीनने का नौबत आ गई। कुछ अधिकारियों ने मेरे ख्याल से कम्युनिकेट किया है देहरादून में, शायद मैं डीएम साहब की नहीं आई है, लेकिन जो लोग बहुत पहले से जमे हैं उनको सब पता है कि किस तरह से जमीन, लोगों किसानों की जमीन को हत्या कर करके निजी निवेशकों की जो देने की जो तैयारी हो रही है, उसके खिलाफ आज ये बढ़ रहा है। हमारा ये प्रदर्शन है, ये अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी हमारी झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी हम पिक्चर दिखाएंगे इनको। ये ट्रेलर रिलीज हुआ है आज, हमने दिखाया कि किसान क्या कर सकता है। किसान अपनी लड़ाई लड़ने खुद आया हुआ है। जिस तरह रेरा प्राधिकरण रेरा के नियम में फंसा कर जिस तरह आपने धरती को गुलाबी करने का प्रयास किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं।
प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र कुमार को स्थानांतरित करते हुए कृषि निदेशालय देहरादून में संबंध किया गया है। कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। विदित हो कि पिछले बुधवार को सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित इस खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के कोटबार में तैनात कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी को निलंबित किया था। के माध्यम से आपके माध्यम से एक मामला मेरे संज्ञान में आया था जो नवमी में गुंजा के तहत सड़क पर फेंकी हुई थी और जिसमें प्रथम दृष्टया कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट जो कोटद्वार के हैं वो इस मामले में लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसानों से संपर्क कर रहे हैं और कल छुट्टी के दिन उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक वहां पर कोटद्वार में बुलाई और उसको तुरंत यहाँ पर अटैच किया जाए और मामले की विस्तृत जांच की जाए और जांच में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और आज उनको जो है वहाँ से यहाँ संबंध कर दिया, उसके आदेश हो गए और मामले प्रकरण की पूरी विस्तृत जांच हो रही है और जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 2405 वोटों से हराकर विजयी हुई। जीत के बाद से उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में बागेश्वर उपचुनाव में मिली जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत महिला शक्ति की जीत है। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा राज्य भर में किए जा रहे विकास कार्यों से बागेश्वर की जनता प्रभावित है और उन्होंने इस जीत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज पर मुहर लगा दी है। पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को और माननीय हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सहित सभी जनता जनार्दन को आज की इस सुंदर जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।